सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इंडियन पॉलिटी लेक्चर सीरीज। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। जो हमारी रेफरेंस बुक है वो हमने रेफरेंस बुक यूज़ करी है, दैट इज एम लक्ष्मीकांत। इसका 7th एडिशन हम कर रहे हैं, दैट इज द लेटेस्ट एडिशन। हमारे जो नोट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड ये आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पे, दैट इज www.sankhya.library.com। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस पार्ट में लाई करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लाई करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिवाइड करा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। और पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फंडामेंटल राइट्स जो है लाई करते हैं। और इसमें टोटल कितने आर्टिकल्स हैं? पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल आर्टिकल हैं 12 से 35 तक, दैट इज आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 तक। पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स लाई करते हैं। और जो इसकी इंस्पिरेशन है वो क्या है? यूएसए बिल ऑफ राइट्स में से इसकी इंस्पिरेशन ली गई है। यूएसए बिल ऑफ राइट्स जो है 1750s में, 1700 आई गेस 58 में, चेक कर लीजिएगा आप। तो 1758 में क्या है, यूएसए बिल ऑफ राइट्स इंट्रोड्यूस होते हैं, जो कि जो यूएस सिटीजन्स हैं उनको क्या प्रोवाइड करवाते थे, ये इनको करवाने लगे डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स, जिससे इनकी प्रोटेक्शन हुई। जिनसे जो यूएस सिटीजन्स थे उनकी प्रोटेक्शन होती है, किस चीज़ की? लिबर्टी की। आई होप सबको समझ आ रहा होगा, फ्रीडम की। और साथ में जो यूएसए बिल ऑफ राइट्स थे, इसमें क्या है, थोड़ी सी लिमिटेशन भी लगाई गई किस पर? स्टेट पर या फिर गवर्नमेंट पर। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। यूएसए में इंट्रोड्यूस होता है बिल ऑफ राइट्स। और जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, या फिर जैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात करी जाती है, तो जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो पार्ट थ्री में उन्होंने क्या इंक्लूड करे? पार्ट थ्री में इंक्लूड करे दैट इज फंडामेंटल राइट्स। आई होप सभी को समझ आ रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट आता है किसी भी लेक्चर से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और सभी को हम रिप्लाई करते हैं, हमारे जितना जितना छोटा छोटा सा यूट्यूब चैनल है उस पर। स्टार्ट करी जाए आगे। पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब भाई आप लोग बोलोगे दैट व्हाट इज मैग्ना कार्टा, व्हाट इज मैग्ना कार्टा? जो मैग्ना कार्टा है वो एक डॉक्यूमेंट था। वो एक क्या था? एक डॉक्यूमेंट था जिसको साइन करा था किसने? किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड। किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड ने साइन करा था। किस साल साइन करा था? 1215 में, 1215। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। 1215 में किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड ने ये डॉक्यूमेंट साइन करा। अब इस डॉक्यूमेंट में क्या था? इस डॉक्यूमेंट में लिमिटेशंस लगाई गई। इस डॉक्यूमेंट के जरिए लिमिटेशंस लगाई गई किस पे? मोनार्क के ऊपर, यानी किंग के ऊपर। आप सभी को पता होगा एक जमाने में जो किंग्स थे, जो राजा महाराजा थे, उनके पास अनलिमिटेड पावर हुआ करती थी। किसी को भी चाहे मरवा दिया, कुछ भी कानून लगा दिया, कितना भी टैक्स लगा दिया, किसी रिलीजन पे टैक्स लगा दिया स्पेसिफिकली कि भाई एक्स रिलीजन के लोग ये रिलीजन फॉलो करते हैं तो वो टैक्स देंगे। ठीक है, आई होप सबको समझ आ रहा होगा, हिस्ट्री में हमने पढ़ा है। सो तो ये अनलिमिटेड पावर को लिमिट करने के लिए ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ कि एक डॉक्यूमेंट बनाया गया है जिसको क्या नाम दिया गया था? दैट इज मैग्ना कार्टा। ठीक है। और ये जो मैग्ना कार्टा है इसमें और भी चीजें थी। इंडिविजुअल्स को इंडिविजुअल्स को राइट भी मिले। और ये एक तरह से फाउंडेशन था, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, यानी फाउंडेशन बना आगे जाके किस चीज का? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का फाउंडेशन बनता है ये डॉक्यूमेंट। यानी आगे जाके जब डिफरेंट कंट्रीज ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसकी कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई होगी। इंग्लैंड में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसकी कहीं ना कहीं से शुरुआत हुई होगी। वो शुरुआत थी कहाँ से? दैट इज मैग्ना कार्टा। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। इसी तरह से जो पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि ये जो है लिमिटेशन, ये क्या है? लिमिटेशन लगाता है किसके ऊपर? इट लिमिट्स, लिमिट्स लिख देते हैं, लिमिट्स द पावर ऑफ द स्टेट। इट लिमिट्स द पावर ऑफ द स्टेट, या फिर गवर्नमेंट लिख देते हैं, इट लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट।
ठीक है, सबको समझ आ रहा होगा। आगे देखेंगे ये लिमिटेशंस में क्या बार बार लिमिटेशंस लिमिटेशंस बोल रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली समझ आएगा। सो इट लिमिट्स द पावर ऑफ द स्टेट, और साथ में ये जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, उनको क्या प्रोवाइड करवाता है, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाता है। जितने भी इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन्स हैं, उनको क्या है, उनकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है, उनकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है, उनके फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है। सबको समझ आ रहा होगा। सो दैट्स वाई पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। सो जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की शुरुआत होती है, फाउंडेशन रखी जाती है इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा के जरिए, इसी तरह से हमारे लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें लॉन्ग कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है जस्टिशिएबल फंडामेंटल राइट्स की। अब कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब आई होप सबको समझ आता होगा। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है डिटेल्ड। ठीक है, बहुत डिटेल में आर्टिकल्स लिखे गए हैं, और ये इतने ज़्यादा डिटेल में है, इतने ज़्यादा इलेबोरेटेड है। ठीक है, ये इतने ज़्यादा इलेबोरेटेड आर्टिकल्स हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें। ठीक है, कि किसी भी कंट्री में इतने इलेबोरेटेड आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स नहीं है। इवन यूएसए, जहाँ से हमने इंस्पिरेशन भी ली है, वहाँ से भी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल्स हैं हमारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब ये तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब तो समझ आ गया कि बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखे हुए हैं सारे आर्टिकल्स। लेकिन ये इसका मतलब क्या है, जस्टिशिएबल का मतलब क्या है? जस्टिशिएबल का मतलब है कि जब भी किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट, जब भी किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट वायोलेट होता है, तो उसके पास हक है कहाँ पे जाने का, कोर्ट में जाने का। वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और बोल सकता है कि जी मेरा फंडामेंटल राइट जो है वायोलेट किया है गवर्नमेंट ने या किसी इंडिविजुअल ने। वो आगे पढ़ेंगे इंडिविजुअल का, बट गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल मेरा फंडामेंटल राइट को क्या करा है, एंक्रोच करा है। ठीक है, मेरा फंडामेंटल राइट को कह सकते हो छेड़ा एक तरह से, तो कोर्ट का कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या मेंटेन करने की, भाई इसका फंडामेंटल राइट जो है ये वायोलेट ना हो। सो दिस मीन्स जस्टिशिएबल। ठीक है, यानी ये जो भी इंसान है, अगर उसका फंडामेंटल राइट वायोलेट हो सकता है, अगर होता है तो वो डायरेक्ट कोर्ट जा सकता है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। सो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दे आर गारंटीड टू ऑल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट है वो कह सकते हो सभी इंडिविजुअल्स के लिए है, ऑल इंडिविजुअल्स के लिए है। कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई कोई किसी भी कास्ट का है, एक्स वाई जी किसी भी कास्ट का है कोई इंसान, कोई किसी भी रिलीजन का है, तो सबके लिए क्या है, सबके लिए फंडामेंटल राइट्स है। ऐसा नहीं है कि भाई एक पर्टिकुलर कह सकते हो कास्ट को, एक पर्टिकुलर एथनिसिटी वाले बंदे को क्या क्या करा हुआ है, उसको फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहे हैं बिकॉज वो उस एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो सभी के लिए ये इक्वली अप्लाई होते हैं, जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और ये जो फंडामेंटल राइट है वो अपहोल्ड करते हैं, क्या अपहोल्ड करते हैं, फंडामेंटल राइट का जो मेन एम है वो क्या है, इक्वालिटी मेंटेन करना, इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स को मेंटेन करना, डिग्निटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स को मेंटेन करना, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट और यूनिटी ऑफ नेशन बनाना। अब इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स कैसे मेंटेन हो रही है फंडामेंटल राइट के जरिए? फॉर एग्जांपल एक रिच है, एक पुअर है, एक रिच है, एक रिच इंसान है, एक पुअर इंसान है। ठीक है, और दोनों को, फॉर एग्जांपल ये एक पब्लिक वेल है, पब्लिक कुआं है। ठीक है, सबको समझ आ रहा होगा। अब इसको इस कुएं से पानी निकालना है, तो इसका क्या है, फंडामेंटल राइट है ऑलरेडी कि भाई आप इस कुएं से पानी निकाल सकते हो। बट फॉर एग्जाम्पल अगर ये इंसान इसको रोकने लगे, तो क्या ये रोक सकता है, रिच इंसान पुअर को रोक सकता है इस पब्लिक वेल से पानी निकालने का? सो नहीं रोक सकता, बिकॉज इसका क्या है, इसका फंडामेंटल राइट है टू एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम दिस वेल। ठीक है, सो दोनों क्या हो गए, दोनों अब इक्वल हैं। सो जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है, इक्वालिटी मेंटेन करता है सभी इंडिविजुअल्स के लिए। अब इस वाले केस में अगर देखा जाए, जब दोनों ही पानी भर सकते हैं, जब पुअर को नहीं रोका जा सकता पानी भरने से, तो क्या इसकी डिग्निटी मेंटेन हुई है या नहीं हुई है? ऑफ कोर्स इसकी डिग्निटी मेंटेन हुई है। सो ये किसने डिग्निटी मेंटेन कराई है, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट अपहोल्ड करते हैं फंडामेंटल राइट्स, यानी जो जो पूरा जन आदेश है, जो जो पूरी जनता है, उसका इंटरेस्ट को अपहोल्ड करते हैं कौन, फंडामेंटल राइट्स। जब सब लोग पानी भर सकते हैं, रिच पुअर किसी भी रिलीजन के, तो सबका इंटरेस्ट पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा? ऑफ कोर्स ये सभी का इंटरेस्ट पूरा हो रहा है। सो आई होप सबको समझ आ रहा होगा।
जो फंडामेंटल राइट है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। क्या प्रमोट करते हैं? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। व्हाट इज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी? आई होप सबको पता होना चाहिए, अभी तक 9th 10th में ही पढ़ा था हमने। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें जो है, जो पावर होती है वो किसके हाथ में होती है? पीपल के हाथ में होती है। सिंपल लैंग्वेज में ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जब पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आगे डिटेल में पढ़ेंगे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में। जो पावर जो है किसके हाथ में होती है? पीपल के हाथ में होती है। और इस चीज़ को मेंटेन कौन करवाता है? इस चीज़ को इंश्योर कौन करवाता है? फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करवाता है। अब जो लोग हैं वो अपना क्या है, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एक तरह से रूल करता है, ठीक है। गवर्नमेंट चलाता है, रूल करना या फिर गवर्नमेंट चलाना, ठीक है। इमेजिन करो अगर हम सभी के वोट करने की, जो वो जो वोट जो वोट करने की जो है पावर है किस सब इंसान की अगर छीन ले तो क्या होगा? कोई भी आके रूल करने लगेगा इंडिया में, और क्या होगा? डेस्पोटिक रूल होगा। क्या होगा? डेस्पोटिक यानी मनमानी वाला रूल होगा। तो क्या ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है? ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं है। तो इस चीज़ को कौन इंश्योर कर रहा है ऐसा ना हो? इस चीज़ को इंश्योर कर रहा है, दैट इज फंडामेंटल राइट। आई होप सभी को समझ आ रहा होगा। जो फंडामेंटल राइट है वो प्रमोट करता है क्या? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है। और ये प्रिवेंट करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटेरियन एंड डेस्पोटिक रूल, यानी जो स्टेट है वो अथॉरिटेरियन ना बने। क्या बने? अथॉरिटेरियन ना हो, अथॉरिटेरियन ना हो, डेस्पोटिक ना हो, ठीक है। ना हो, ये क्रॉस है, ठीक है। स्टेट जो है अथॉरिटेरियन या फिर डेस्पोटिक ना हो, इसको कौन प्रिवेंट करता है? इसको प्रिवेंट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। कैसे? अगर जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट अचानक से रूल लेकर आए कि भाई आप सभी लोग, या फिर फॉर एग्जांपल एक्स रिलीजन के लोग जो है, एक्स रिलीजन के लोग सिर्फ 10th क्लास तक पढ़ सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसा कोई अनशंट रूल आ जाए, तो क्या ऐसे गवर्नमेंट जो या फिर स्टेट जो है रूल निकाल सकती है, लॉ निकाल सकती है? नहीं निकाल सकती है। और इस चीज़ को इंश्योर कौन करता है? इस चीज़ को इंश्योर करता है फंडामेंटल राइट्स। आगे पढ़ेंगे कौन सा फंडामेंटल राइट, बट अभी इतना देखिए कि फंडामेंटल राइट इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि कोई भी अथॉरिटेरियन या फिर डेस्पोटिक रूल ना आए, ठीक है। यानी मनमानी वाला कोई भी कानून ना आए। कोई फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर बनता है और कुछ भी एक ऐसा डेस्पोटिक रूल इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, थ्रू पार्लियामेंट, अगर मेजोरिटी है फुल, पूरी की पूरी मेजोरिटी अगर उनके पास, कि ठीक है, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, ठीक है। तो क्या है ये, इस चीज़ को कौन प्रिवेंट करता है? इस चीज़ को प्रिवेंट करता है, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स जो है हमारी लिबर्टीज और फ्रीडम को भी क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द इन्वेजन बाय द स्टेट, अगेंस्ट द इन्वेजन बाय द स्टेट। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कनॉट प्लेस में, यूट्यूब पे बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं, जब लोग वो देखा होगा ना आपने कि अमेरिका क्या है, अब अमेरिका सोचता होगा इंडिया क्या है, ऐसे कुछ वो देखा ना एक लड़के का इंटरव्यू, तो देखा है वो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा, वो गवर्नमेंट को क्या है, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की तारीफ कर रहा था, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की तारीफ कर रहा था, टिक कर दिया मैंने उसके लिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करते हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं गवर्नमेंट को क्या करते हैं? क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो क्या वो लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं? क्या गवर्नमेंट उनको अरेस्ट कर सकती है कि भाई तुमने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करा, अब हम तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑफ कोर्स कुछ लोग, कुछ गवर्नमेंट ने ऐसा करा है कि भाई क्रिटिसाइज करने के बाद कुछ ना कुछ उनके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग लगा दिया, लेकिन कोर्ट्स जो है प्रोटेक्ट करती है इंसान को, और किसके जरिए प्रोटेक्ट करती है? फंडामेंटल राइट्स के जरिए प्रोटेक्ट करती है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, ठीक है, अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना जो है इलीगल नहीं है, लीगल है, और क्या है, हर इंसान का हक है, दैट इज फंडामेंटल राइट है, ठीक है। सो जो फंडामेंटल राइट है वो प्रोटेक्ट कर रहा है इंसान का क्या? लिबर्टी एंड फ्रीडम, लिबर्टी एंड फ्रीडम। सो इट इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 19 पढ़ेंगे जब, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है। हर इंसान का कह सकते हो एक तरह से कर्तव्य है या फर्ज है कि भाई वो गवर्नमेंट की तारीफ तो करे, कर गवर्नमेंट की तारीफ तो करनी ही चाहिए, और साथ में क्या है, क्रिटिसाइज भी करना चाहिए अगर आपको कुछ भी ऐसा डेस्पोटिक रूल लगे, ठीक है। आप लोग धीरे धीरे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की जो पावर है, जो गवर्नमेंट की जो पावर है वो क्या हो रही है, उस पे एक तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। या गवर्नमेंट की पावर को, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की पावर को क्या करा जा रहा है? कम करा जा रहा है, ठीक है। जो मैं लिमिटेशन, बहुत देर से आपको लिमिटेशन हर जगह समझा रहा हूँ,
वो इस लिमिटेशन का मतलब यही है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, लिमिटेशन लगा रहे हैं किस पे, ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, सो दे एक्ट एज लिमिटेशन ऑन टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ऑन टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, सो अगर एग्जीक्यूटिव, अगर गवर्नमेंट कहे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कहे कि भाई आज से सभी लोगों को 1 लाख रुपए भरने पड़ेंगे ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए, क्या लेने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए, तो क्या ये टायरनी है या नहीं है? टायरनी मीन्स कह सकते हो मनमाना कानून कोई ला दिया, ठीक है, विदाउट एनी रीजन, विदाउट, कह सकते हो मतलब कोई उसका खड़ा नहीं होता कहीं भी। ठीक है, गवर्नमेंट का ये मतलब सही गलत नहीं होता। ठीक है, सो टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव की बात करें, अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई कानून लाए कि जिसमें जो है गवर्नमेंट बोले कि भाई 1 लाख रुपए आप जमा करिए तभी ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, तो क्या ये टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव है या नहीं है? ऑफ कोर्स है। तो फिर क्या है, इसको मतलब कैसे रोका जा सकता है? इसको रोका जा सकता है बाय अप्लाइंग फंडामेंटल राइट। तो यानी इंसान, जो लोग हैं वो कोर्ट में जा सकते हैं और बोल सकते हैं दैट कि भाई हमारा फंडामेंटल राइट है वो क्या हो रहा है, वो इन्फ्रिंज हो रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो ऐसा अनशन कोई भी कानून लेकर आ रही है। ठीक है, इसी तरह से जो गवर्नमेंट है वो क्या है, आर्बिट्री लॉज नहीं ला सकती। एक्चुअली यहाँ पे देखो एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ है, लेजिस्लेचर लिखा हुआ है, ये आई होप सबको समझ आ रहा होगा। आर्बिट्री लॉज क्या होते हैं? ऐसे लॉज जो कि कह सकते हो मनमानी लॉज हो गए, मतलब कुछ भी लॉ हो गया। ठीक है, अचानक से कह सकते हो गवर्नमेंट बोले कि भाई एक्स कास्ट वाले लोग जो है कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर सकते, ग्रेजुएशन नहीं कर सकते। ठीक है, क्या गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है? अगर गवर्नमेंट लेकर भी आती है ऐसा कोई कानून, तो वो जो कोर्ट्स हैं वो क्या कर देंगे, इसको वॉइड कर देंगी, इसको बिल्कुल खत्म कर देंगी। ठीक है, बाय अप्लाइंग व्हाट, बाय अप्लाइंग द फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स क्या इंश्योर करते हैं कि लिमिटेशन रहे आर्बिट्ररी लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर। अब जो स्टेट है या फिर जो गवर्नमेंट है, उसके दो पार्ट होते हैं, ये सबको पता होना चाहिए, प्रीवियस लेक्चर में मैंने करवाया भी है। दैट इज, एक हो गया आपका एग्जीक्यूटिव, दूसरा हो गया आपका लेजिस्लेचर। ठीक है, एक हो गया आपका एग्जीक्यूटिव, दूसरा हो गया लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर गवर्नमेंट का वो पार्ट होता है जो कि कानून बनाता है, जो कि कानून बनाता है। ठीक है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ क्या होता है, कानून बनाया जाता है। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का वो पार्ट होता है जो कि क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। क्या इम्प्लीमेंट करता है, इम्प्लीमेंट द लॉज, यानी जो कानून, यानी जो कानून पार्लियामेंट में बनाया है उसको कौन इम्प्लीमेंट करता है, उसको एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करता है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो जो एग्जीक्यूटिव की टायरनी है, जो लेजिस्लेचर के आर्बिट्री लॉज हैं, उस पर लिमिटेशन लगाता है क्या, फंडामेंटल राइट्स। और जो फंडामेंटल राइट है उसका क्या एम, क्या है मेन, एक ऐसी गवर्नमेंट बनाना, एक ऐसी गवर्नमेंट बनाना जो कि कानून से चलती हो, जो कि कानून से चलती हो, ना कि कोई इंसान चलाए। यानी कहने का मतलब जो है, जो भी हमारे देश में जितनी भी गवर्नेंस हो रही है, वो इट शुड बी बेस्ड ऑन लॉज, इट शुड बी बेस्ड ऑन लॉज, नॉट नॉट बेस्ड ऑन मैन। यानी ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी करे गवर्नमेंट के नाम पे। भाई फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा पावर में है, कोई पीएम है, कोई सीएम है, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए जैसा चल रहा है, नहीं, कुछ ना कुछ ऐसे लॉज होने चाहिए, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चले। और ये कौन इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आप सबके पास अच्छे खासे राइट्स हैं, इसलिए आप लोग कह सकते हो ये सारी जितनी भी फैसिलिटीज़ है अपनी लाइफ में एंजॉय कर पा रहे हो। ठीक है, आप एक बार सोचिएगा जब ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर आप देखिएगा कि आपके पास कितनी लिबर्टी है, कितना फ्रीडम है, ठीक है, चीज़ों को करने का। और जब आप देखोगे जैसे नॉर्थ कोरिया का आपने देखा होगा केस, नॉर्थ कोरिया में जो अत्याचार हो रहे हैं, या फिर कोई भी एक ऐसा स्टेट देख लीजिए जहाँ पे कह सकते हो एक एक मोनार्क रूल कर रहा हो, ठीक है, जहाँ पे मिलिट्री रूल लगा हो फॉर एग्जांपल, लोगों को घर से बाहर निकलने तक की आज़ादी नहीं होती। ठीक है, तो जब आप ये चैप्टर पढ़ लेंगे फिर आपको पता चलेगा दैट कि हाँ भाई हमारे पास तो अच्छे खासे राइट्स हैं जो कि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल राइट्स। सो बेसिक अभी तक इतना आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें फंडामेंटल क्यों कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट है उन्हें फंडामेंटल क्यों कहा जाता है? पहला तो रीजन ये है इनको फंडामेंटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक हैं। इनको कौन प्रोटेक्ट करवा रहा है? इनको प्रोटेक्ट करवा रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। दे आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि क्या है, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है।
क्या है, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। यानी जो सबसे पहला जो हमारा लॉ है, या फिर कह सकते हो जो सबसे बेसिक जो लॉ है, यानी पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमें प्रोवाइड करवाता है क्या, फंडामेंटल राइट्स। वो हमें गारंटीड क्या क्या प्रोवाइड करवाता है, फंडामेंटल राइट। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है कि भाई अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वो कहाँ जाएगा, सीधा कोर्ट में जाएगा। सो इट इज प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है इट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। तो एक तो ये रीजन हो गया कि फंडामेंटल राइट्स को मतलब फंडामेंटल नाम दिया गया है। ठीक है। दूसरा ये है कि ये बहुत असेंशियल है हर इंसान की ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए। हर इंसान की कैसी डेवलपमेंट के लिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑल राउंड इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, यहाँ इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है। तो हर इंसान की ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए जो है फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स वाई इन्हें फंडामेंटल बोला गया है। क्यों, अब ऑल राउंड डेवलपमेंट में क्या हो गया, मटेरियल डेवलपमेंट हो गया। ठीक है। हर इंसान के पास कह सकते हो एक घर होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए अच्छे खासे, पानी होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये सारी मटेरियल वाली चीज़ हो गई, फूड होना चाहिए। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। ठीक है। हर इंसान कह सकते हो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट चाहता है, सोचने की क्षमता, नॉलेज एक्वायर करना, ये सारा किस में आ जाता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आ जाता है। फिर बात करी जाए, हर इंसान की मोरल डेवलपमेंट होनी चाहिए। यानी कोई एथिक्स हो गया, कुछ प्रिंसिपल्स हो गए, हर इंसान के लाइफ में होने चाहिए। इसी तरह से स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करी जाए, तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में कह सकते हो कि इंसान रिलीजन फॉलो करता है, मेडिटेशन करता है। ठीक है। इनर नॉलेज एक्वायर करता है, अपने कह सकते हो आध्यात्म के रास्ते पे चलता है। ठीक है। तो ये सारी जितनी भी डेवलपमेंट है, दैट इज ऑल राउंड डेवलपमेंट, मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, मॉरल। ठीक है। ये सारी कौन इंश्योर करता है, फंडामेंटल राइट्स। अब कोई बोलेगा कैसे। ठीक है। अगर कोई बोलेगा फॉर एग्जांपल कैसे, अगर मैं चलो इंटेलेक्चुअल की बात करता हूँ, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून लाए जिसमें कह सकते हो सभी इंसान को पढ़ने के लिए पढ़ने से रोका जाए, सभी इंसान को साइंस पढ़ने से रोका जाए, क्या 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 पढ़ने से रोका जाए, साइंस पढ़ने से रोका जाए। तो क्या जो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, क्या वो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, क्या ये लोग, इनके पास नॉलेज होगी बेसिक चीज़ों की ज़िंदगी में, क्या इनके पास नॉलेज होगी कि भाई दिन क्यों होता है, रात क्यों होता है, प्लैनेट्स कैसे रिवॉल्व करते हैं। ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, या कुछ भी इनके पास क्या नॉलेज होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा रूल है जिसमें इंसान जो है साइंस नहीं पढ़ सकता। एक फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर रिलीजन का इंसान साइंस नहीं पढ़ सकता, तो क्या हो रहा है, फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है। ठीक है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो फंडामेंटल राइट ये इंश्योर करता है कि भाई हर इंसान की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, जिस तरह से कह सकते हो मटीरियल, इंटेलेक्चुअल, मोरल और स्पिरिचुअल। सो आगे बढ़ते हैं। सो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है। कितने फंडामेंटल राइट्स थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन आगे जाके जो है राइट टू प्रॉपर्टी को जो है निकाल दिया गया। अब देखेंगे क्यों निकाल दिया गया, वो मैं बताता हूँ आपको। लेकिन ओरिजिनली कितने थे, 7 फंडामेंटल राइट थे। और करेंटली कितने फंडामेंटल राइट हैं, करेंटली इंडिया में 6 फंडामेंटल राइट है। कितने हैं, 6 फंडामेंटल राइट। और वो क्या क्या है, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18, राइट टू फ्रीडम 19 टू 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 टू 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 टू 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 टू 30, राइट टू प्रॉपर्टी मैंने बताया था आपको, निकाल दिया गया है, दैट इज 31। फिर लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सो ये जो है टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स अभी बचे हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और राइट टू प्रॉपर्टी को जो है देखो यहाँ पे ने रोता हुआ दिखा दिया, यानी ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है आगे है, आई होप मैंने लिखा हो ये। ठीक है। ये अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो राइट टू प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यानी एक ऐसा राइट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, लेकिन पार्ट 3 में नहीं है। लेकिन पार्ट 3 में नहीं, अगर पार्ट 3 में होता तो क्या होता, ये पार्ट 3 में होता तो ये होता फंडामेंटल राइट। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। ये किसी रीजन की वजह से निकाला, अब लेट्स सी व्हाट इज दैट रीजन। सो किस अमेंडमेंट के थ्रू ये निकाला गया था, राइट टू प्रॉपर्टी। सो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। ठीक है। इसने क्या करा, डिलीट करा राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट को, डिलीट कर दिया। ठीक है, पार्ट 3 में से। और इसको क्या बना दिया, एक लीगल राइट बना दिया, क्या बना दिया, एक लीगल राइट बना दिया, आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है, क्या वो अभी भी एक राइट है? यस, इट इज स्टिल अ राइट। ठीक है। और कौन सा अभी आर्टिकल में है? आर्टिकल 300A पार्ट 12 में अब ये, ठीक है, ये वाला आर्टिकल लाया करता है। और ये क्या है, अब एक लीगल राइट है या फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। एट प्रेजेंट ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स आर देयर। तो ये एक न्यूज़ आई थी रिसेंटली, ये मैंने अटैच करना इंपॉर्टेंट समझा। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भाई अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, तो अब गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। ठीक है, कर तो वैसे गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लेकिन स्टिल ये वाला केस देखिए आप। हाउ अ सिंगल हाउस इन गाजियाबाद इज डिलेइंग दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे कंप्लीशन। ठीक है, अब ये शायद हटा दिया गया है घर, कुछ सेटलमेंट हो गया बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द हाउस ओनर। ठीक है। सो ये न्यूज़ आई थी कि जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है वो पूरा तैयार था लगभग। ठीक है। एक्सेप्ट ये जो छोटा सा पैच है, ये जो छोटा सा पैच है, यहाँ पे एक बंदे का घर था। ठीक है, उसने हटने से मना कर दिया, और देखो पूरा का पूरा एक्सप्रेस वे रेडी हो रखा है। लेकिन सिर्फ जो ये वाला पार्ट है, जहाँ पे इस बंदे ने घर बना रखा है, वो वाले पार्ट पे गवर्नमेंट जो है एक्वायर नहीं कर पाई इसकी ओनरशिप। तो आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, सो बट वाई वॉज देयर आर नीड टू रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम पार्ट 3। यानी फंडामेंटल राइट्स ने इसको क्यों निकाला गवर्नमेंट ने? सो पहला था ऑब्स्टेकल्स टू लैंड रिफॉर्म्स। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, तो हिस्ट्री में हमने ये पढ़ा था कि भाई ज़मींदारी सिस्टम बहुत ज़्यादा था। हर जगह ज़मींदारी सिस्टम था इंडिया में। बहुत बड़े बड़े लैंड पैचेस थे जमींदार्स के अंडर, यानी बहुत फ्यू इंडिविजुअल्स जो थे, वो बहुत बड़ा बड़ा लैंड एक्वायर करके बैठे हुए थे। ठीक है। अब गवर्नमेंट चाहती थी ये जो बड़े बड़े लैंड है, इसकी ओनरशिप को जो है छोटे छोटे कह सकते हो लोगों को दिया जाए। मतलब इसको, जो बड़ा लैंड है फॉर एग्जांपल, इसको डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट करा जाए, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाए इस लैंड की। लेकिन ये नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जो जमींदार्स थे वो क्या करते थे, वो कोर्ट में चले जाया करते थे। जो जमींदार थे वो क्या करते थे, कोर्ट में चले जाया करते थे, और कोर्ट कहती थी कि भाई हाँ भाई, हर इंसान का राइट टू प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल राइट है। तो गवर्नमेंट जो है जमींदार की जो जमीन है वो नहीं ले सकती। सबको समझ आ रहा होगा। सो ये लिखा हुआ है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया एम टू एबॉलिश द जमींदारी सिस्टम। और गवर्नमेंट ने क्या कोशिश करी, रीडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करी लैंड को, ताकि सोशल जस्टिस अचीव हो पाए। ठीक है। लेकिन जो लार्ज लैंड ओनर्स थे, वो उन्होंने चैलेंज करा गवर्नमेंट के लैंड रिफॉर्म्स को। ठीक है, गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म कैसे ला रही थी, थ्रू लॉज। ठीक है। और कोर्ट्स ने क्या करा, ऑफन स्ट्रक डाउन सच लॉज। तो कोर्ट ने बोला कि भाई ऐसे किसी कानून को आप नहीं ला सकते जिससे किसी इंसान की जमीन छीन ली जाए। ठीक है, जिससे किसी जमींदार की फॉर एग्जांपल जमीन छीन ली जाए, ऐसे कानून नहीं लाए जा सकते, क्योंकि ये किस में आ रहा था, फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही थी। ठीक है। इसकी वजह से क्या है, एग्रेरियन रिफॉर्म्स भी नहीं आ पा रहे थे। क्या आ रहे थे, एग्रेरियन रिफॉर्म्स भी नहीं आ पा रहे थे। और फिर जब भाई एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स नहीं आ रहे, तो क्या होगा, पॉवर्टी होगी। सो गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा परेशान थी इस वजह से। तो दिस इज़ वन ऑफ द, कह सकते हो, मेन रीज़न जिसकी वजह से राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट या फिर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव करा गया है। होप सबको समझ आ रहा होगा। सो अब बात करी जाए सेकंड की, सेकंड पॉइंट की। तो फर्स्ट तो आई होप सबको समझ आ गया होगा, ऑब्स्टेकल टू लैंड रिफॉर्म्स। फिर ऊपर से जो जुडिशरी थी वो बार बार इंटरफेरेंस कर रही थी गवर्नमेंट के काम में। ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है लैंड एक्वायर करना चाहती थी और रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहती थी छोटे छोटे लोगों को, गरीब लोगों को। लेकिन वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जमींदार क्या है, कोर्ट में जा रहे थे। इसी तरह से जो है जुडिशरी स्पेशली 1950 से 70s में बार बार इंटरप्रेट करी थी प्रॉपर्टी राइट्स को इन फेवर ऑफ इंडिविजुअल्स, कि भाई गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये लोग जीत जा रहे थे, जो इंडिविजुअल से जो कोर्ट में जा रहे थे। क्यों? क्योंकि भाई फंडामेंटल राइट, ये बोले थे हमारे तो फंडामेंटल राइट है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है। अब इसकी वजह से क्या है, जो ऐसी पॉलिसीज जो कि लार्जर पब्लिक गुड के लिए थी, वो इंप्लीमेंट गवर्नमेंट नहीं कर पा रही थी। फॉर एग्जांपल भाई, कहीं से सड़क निकालनी है, कहीं से सड़क निकालनी है, तो क्या, जब जमीन ही नहीं ले पा रही है गवर्नमेंट, तो फिर सड़क कैसे निकालेगी? आई होप सबको समझ आ रहा होगा। अब गवर्नमेंट चाहती थी एक ऐसा स्टेट बने जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए हो। जैसे फॉर एग्जांपल डैम्स बनाने थे गवर्नमेंट को, इंडस्ट्रीज बनानी थी, हाउसिंग बनानी थी पुअर के लिए। ये कैसे हो पाता, अगर जमीन ही नहीं होती तो ये सारी चीजें कैसे बनती? ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट को प्रॉपर्टीज एक्वायर करनी थी। ठीक है, ताकि जो पब्लिक इंटरेस्ट है एट लार्ज वो मेंटेन रहे। ठीक है।
तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, रिमूव कर दिया राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन सी अमेंडमेंट से? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है दैट दैट इज मेकिंग द राइट टू प्रॉपर्टी अ फंडामेंटल राइट। जो राइट टू प्रॉपर्टी क्या था, एक फंडामेंटल राइट था, उसकी वजह से गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल था, बहुत ज्यादा हार्ड था और एक्सपेंसिव था। ठीक है, क्या करना, ये जमीन को एक्वायर करना और ऐसे अच्छे अच्छे काम करना, यानी डैम्स बनाना, इंडस्ट्रीज बनाना, हाउसिंग बनाना फॉर द पुअर। फिर ऊपर से पॉलिटिकल विल भी कहा जाता है। जो जनता गवर्नमेंट थी 1977 से 79 तक, जनता गवर्नमेंट थी पावर में। ठीक है, और ये इमरजेंसी के बाद पावर में आई थी जनता गवर्नमेंट, तो ये कोशिश करती है, मतलब इनकी कोशिश ये थी कि भाई जो इलाइट प्रिविलेजेस है वो क्या हो जाए, थोड़ी सी कम हो जाए। जो इलाइट प्रिविलेजेस है वो क्या हो जाए, थोड़ी सी कम हो जाए, जिससे क्या है, सोशल इक्वालिटी मेंटेन रहे। तो इन्होंने, आप कह सकते हो, अपनी पॉलिटिकल विल के जरिए डिलीट करा राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी टोटल दो पार्ट में आता था, पहले 19(1)(f) में आता था और आर्टिकल 31 में था। और गवर्नमेंट ने क्या करा, इन दोनों को डिलीट करा, इन दोनों पार्ट को, और फिर इंट्रोड्यूस करा आर्टिकल 300A। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लीगल राइट बनाया गया, ना कि एक फंडामेंटल राइट। सबको समझ आ रहा है? सो राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, एक पुराना फंडामेंटल राइट है। मतलब अब ये पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन अब क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आई होप सबको समझ आ रहा होगा कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों करा। ये लक्ष्मीकांत में नहीं है आपकी, सो प्लीज इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, अभी ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। बाकी जितने भी लेक्चर्स हैं, ये मैं कोशिश करूंगा कि डेली ये सीरीज कंप्लीट हो, हर दिन एक लेक्चर अपलोड हो। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। बाकी मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।